श्रीनगर में थोड़ी देर में उमर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक के लिए कई अहम फैसले लिए जाएंगे और विधानसभा सत्र से पहले यह अहम बैठक होगी। 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आगाज होना है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में थोड़ी ही देर में उमर कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे और इसी के साथ विधानसभा सत्र से पहले ये अहम बैठक होगी। 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र का आगाज होने वाला है। इससे पहले ये अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। आप देख सकते हैं कि कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे में जब 23 अक्टूबर से विधानसभा सत्र का आगाज होना है, ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तो उमर सरकार की बैठक होनी है, विधानसभा सत्र शुरू होना है। बहुत लंबे अंतराल के बाद इंतजार था और ऐसे में मांग की जा रही कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस सत्र में भी उठाए जाएंगे और किस मुद्दे पर किस तरीके से बात करनी है, क्या टैकल करना है, क्या जवाब दाखिल करने होंगे। इस बैठक में हर उस मुद्दे पर चर्चा की गई है। 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र का आगाज होगा और उससे पहले उमर सरकार की ये बैठक कई मायनों में अहम है। सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठने वाला है वो स्टेटहुड है। उसको लेकर जवाब मांगा जाएगा विपक्ष के तरफ से और ऐसे में उमर सरकार की तैयारियां तेज हैं। सभी से सलाह ली जा रही है, मशवरा किया जा रहा है और बैठक में इसके अलावा भी जो वादे, जो मैनिफेस्टो में दिए गए थे उमर सरकार की तरफ से, उन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही आगे जो आपदा आई थी, भविष्य में इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए जम्मू कश्मीर से, उस पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। श्रीनगर में थोड़ी ही देर में ये कैबिनेट की बैठक होगी और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। विधानसभा सत्र से पहले कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दें कि 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आगाज होना है और उससे पहले ये बैठक काफी अहम है। उमर सरकार की बैठक और आधारित कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल है। क्या जवाब दाखिल करना है, इस पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा की जाएगी और क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं, क्या कुछ बैठक में बातचीत होगी, उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। श्रीनगर में यह अहम बैठक होगी, थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ जिन लोगों को मौजूद होना है इस बैठक में, लोगों के बैठक में पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो आपको बता दें कि बैठक ये शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में बैठक शुरू हो चुकी है और अब विस्तार से कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। विधानसभा सत्र से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 23 अक्टूबर से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र का आगाज होगा और उससे पहले मुख्यमंत्री की ये बैठक है। थोड़ा ही वक्त बचा है विधानसभा सत्र शुरू होने में। विपक्ष इंतजार कर रहा है, कई मुद्दों पर जवाब लेना है उमर सरकार से। कई दिनों से खबरें सामने आ रही हैं कि 1 साल हो गया है पूरा उमर सरकार को। ऐसे में जो वायदे उनकी तरफ से किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं और क्या नतीजा निकल कर आ सकता है इस बैठक से? देखिए, अगर सोर्सेज की हम बात करेंगे तो बिल्कुल हम इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर मौजूद है और बताया जा रहा है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो सिविल सेक्रेटरीट में दाखिल हो गए हैं और जो मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग जो कि शेड्यूल थी 4 बजे, तो वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। बहरहाल इस हवाले से तफसीलात का इंतजार रहेगा कि क्या क्या डिसीजन जो है इस कैबिनेट मीटिंग में लिए जाएंगे। लेकिन खास तौर पर अगर सोर्सेज की हम बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है जो की एजेंडा आज का होगा वो ये होगा कि जो CDF है, कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, जो कि का एक फंड होता है जो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज होती है उनको डेवलप करने की, तो उसमें तौसी करने का जो है प्रपोजल लाया जाएगा और उसको कहीं ना कहीं उस पर मुहर जो है वो लग जाएगी। और अभी तक जो है 3 करोड़ जो रुपया है वो मुख्तस रखा गया है CDF पर MLA। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये CDF जो है अब 4 करोड़ रुपया हो जाएगा, यानी कि 4 करोड़ रुपया अब पर MLA को मिलेगा अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में डेवलपमेंट करने के लिए। और इसके अलावा जो कंसिडरेशन में रखा जाएगा जो
कि जम्मू एंड कश्मीर जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल है 2024 की, तो उस पर भी नजरसानी की जाएगी, उस पर बहस हो जाएगी। और अगर जो जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट की हम बात करेंगे 2017, तो उसमें भी तरामीम लाने की यानी कि अमेंडमेंट्स लाने की जो है वो बात की जाएगी। और इसके अलावा जो टाउन प्लान मैनेजमेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाउन प्लान मैनेजमेंट, तो वो भी एक एजेंडा हो सकता है आज की मीटिंग का। और साथ ही साथ जो अपग्रेडेशन फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है, तो उसमें जो है मजीद जिस तरह से असामियां हैं, पोस्ट वैकेंट पड़े हैं, उनको फिल करने की बात कही जाएगी। और साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर है या फिर जो ओवरऑल अगर हम देखा जाएगा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वहां पर जो खाली पड़ी असामियां हैं, जो खाली पड़े पोस्ट्स है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्क कल्चर भी अफेक्ट होता है। और साथ ही साथ यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने चाहिए थे नौजवानों को, यूथ को, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। तो इस सब पर, इन एजेंडाज पर जो है नजरसानी होगी। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज की मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आगे जो है बाई इलेक्शंस आने वाले हैं और बाई इलेक्शंस में कहीं ना कहीं सरकार को जो है एक पॉजिटिव एक फायदा मिले, तो उस पर भी वो भी कोशिश की जाएगी कि बाई इलेक्शन से पहले ही कुछ ऐसे फैसले लिए जाए जो कि अवामी हित में हो और जिसका बराह रास्त तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा मिल सके, चाहे नगरोटा के बाई इलेक्शंस की बात करेंगे या बडगाम के बाई इलेक्शंस की बात करेंगे। जाहिर तौर पर एक सवाल तो ये भी बनता है कि फिलहाल इस बैठक में कौन कौन मौजूद है। दूसरी तरफ आपने सही कहा कि बडगाम में जो स्थिति है, आगा रहुल्ला नाराज हैं, मतभेद सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सेटबैक लगने की उम्मीद है बडगाम सीट से। आवाज साफ नहीं है, आप अपना सवाल दोहराइए। जी, मैं कह रही हूं कि ये सवाल अहम है कि आपने बताया बडगाम सीट से जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल से खबरें सामने आ रही हैं कि आगा रहुल्ला नाराज हैं, जबकि उमर सरकार ने कहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है। इस बैठक में क्या इस बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि बडगाम सीट काफी अहम थी, जीत भी एनसी की तरफ से दर्ज की गई थी। अगर वो नाराजगी नहीं ठीक होती है तो कहीं ना कहीं सेटबैक लगने की उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो सईद आगा रुहुल्ला है, तो उनकी एक पार्टी के अलावा जो अपनी एक साख्त है अपने इलाके में, तो उसको जो है रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और अगर वो नाराज रहते हैं पार्टी कैडर से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से नाराज रहते हैं, तो उसका बराह रास्त तौर पर जो असर है वो बाई इलेक्शंस पे पड़ेगा। और हालांकि जिस तरह से क्लेम कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बडगाम की सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वहां से लड़े थे और कामयाबी से वहां पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमकिनार कराया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने बडगाम सीट को छोड़ के ऑप्ट किया गांधरबल सीट को, क्योंकि 2 जगह उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद ये सीट वैकेंट हो गई। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अब चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार इस सीट को क्लेम कर रही है। और ऐसे में अगर जो आगा रुहुल्ला महदी जो है नाराज रहते हैं पार्टी से, तो यकीनी तौर पर उसका फायदा जो है पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मिलेगा। चाहे पीडीपी की बात करेंगे या अपनी पार्टी कह रही है कि वहां से कैंडिडेट उठाएंगे, या फिर जो मुंतजिर मोहिद्दीन वहां पे बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, या बीजेपी ने भी वहां का ही लोकल जो उम्मीदवार है उसको तरजीह दी है और वहां से मैदान में उतारा है, तो यकीनी तौर पर इसका फायदा जो है पॉलिटिकल अपोनेंट जो है अच्छा खासा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैडर की, नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत की यही है कि किसी न किसी तरीके से सईद आगा रुहुल्ला के साथ जो डिफरेंसेस है उनको खत्म कर दिया जाए और उनको वापस जो है पार्टी कैडर में लिया जाए। और उनका एक कलीदी रोल जो रहा है माजी के इलेक्शन में, जो लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शंस की हम बात करेंगे, तो वो उस रोल को इन बाई इलेक्शन में भी निभाए, ताकि उसका बराह रास्त तौर पर यानी कि डायरेक्टली जो बेनिफिट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कई मायनों में ये बैठक अहम है और कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। ऐसे में जब 23 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र यहाँ पर बहुत लंबे अंतराल के बाद बैठेगा, कई रणनीतियों पर बात की जाएगी। इसी के साथ जो हमारे सहयोगी ने भी हमें जानकारी दी कि बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, उसको लेकर जो नाराजगी इनके वरिष्ठ नेता में नजर आ रही है, आगा रहुल्ला की बात कर रहे थे हम, तो उन्हें भी मनाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और क्या कारण है उनकी नाराज़गी का और अब उन्हें किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से उम्मीद की जा रही थी कि वो चुनाव प्रचार करे बडगाम सीट से, लेकिन उनकी तरफ से मना कर दिया गया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं किस मुंह से जाऊं, जनता के बीच में जो वायदे उमर सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं किए। तो कई मुद्दों पर अब चर्चा होनी बाकी है और क्या नतीजा निकल कर आता है उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। गीतांजलि अंगमो ने अपनी याचिका में संशोधन करने का फैसला किया है। याचिका में गीतांजलि अंगमो ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने की चुनौती दी।
इस पर गीतांजलि अंगबो की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपनी याचिका में संशोधन करना चाहते हैं और सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मांग की कि सोनम वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला बदली करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस मामले में आज सुनवाई हुई, दायर याचिका को लेकर ये सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगबो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को अब जो अगली सुनवाई है उसकी तारीख जो दी गई है वो 29 अक्टूबर। इसमें गीतांजलि ने अपनी याचिका में संशोधन करने का फैसला लिया, काफी अहम है। याचिका में गीतांजलि अंगबो ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने वाली याचिका को चुनौती दी। इस पर गीतांजलि अंगबो की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपनी याचिका में संशोधन करना चाहते हैं और सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मांग की कि सोनम वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला बदली करने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि पूरा मामला सितंबर का है, जब हालात लेह लद्दाख में हुआ था। उन पर आरोप लगे थे कि कुछ भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिए गए हैं, जिसके बाद हालात बिगड़े थे। बीजेपी कार्यालय तक आग लगी थी और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, जोधपुर उन्हें ले जाया गया था। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और 29 तारीख की डेट लगी है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं उनकी पत्नी गीतांजलि जी। मैडम, जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में आई, कहा कि आप लोग ग्राउंड बदल रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। पहली जो हियरिंग हुई थी उसमें हमने डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स के लिए अपील की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे 7 तारीख को मिले। लेकिन 11 तारीख को जब मैं गई कि सोनम उन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बारे में क्या चैलेंज कर रहे हैं वो लेने के लिए, तो मुझे नहीं दिया गया। तो आज बस हमने यही 2 प्रेयर्स की हैं कि जो भी सोनम ने चैलेंज किया है डिटेंशन ग्राउंड्स, वो हमें कॉपी मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है। और सेकेंडली जो हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको हम अमेंड करेंगे, जो कि जिसमें हम ये डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और ये सुनवाई 29 को आएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन। और मैडम, जो हलफनामे दाखिल किए गए उसमें जो विदेशी लिंक की बात की जा रही थी वो उसका जिक्र नहीं किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड ने भी अभी कोई अप्रूवल नहीं दिया, इस तरह की मतलब उस पर भी खामोशी है। नहीं, विदेशी लिंक पे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, सीबीआई रेड हो या लैंड हो, किसी का उसमें जिक्र नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ये फाइल किया और हमने उसको रिफ्यूट किया तो पूरे देश ने देखा कि उसमें कोई दम नहीं था। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सोनम के वीडियोस हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं, जिसमें उसकी उन्होंने जो कहा है उसके पहले उन्होंने क्यों कहा है और बाद में उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूट किया है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वीडियोस के बेसिस पे जो ये एनएसए पे उनको डिटेन किया गया है वो बहुत ही फ्रिवलस है और बहुत ही बेसलेस है और जिसको हम चैलेंज करेंगे। तो ये थी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट में जो है एक बार उनको ज़रूर तारीख मिली है और जो कुछ सोनम वांगचुक पर इल्जामात लगाए गए हैं वो गलत हैं। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। खुर्रम, हमने सुना, आपने इनकी बीवी से बात की, गीतांजलि से, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक तो वीडियोस का जिक्र किया गया है कि उन्हें एडिट करके लगाया गया है। दूसरी बात, ये एक खबर आ रही है कि पत्नी के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला बदली करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये क्या बात है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सीधे तौर पर जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की गई थी, यानी कि सोनम वांगचुक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि उनको सामने लाया जाए। तो इस पिटीशन पर अब आगे कैसे सुनवाई हो, ये एक बड़ा सवाल था। इसीलिए पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें 5 दिन के अंदर सोनम वांगचुक के हिरासत की जो ग्राउंड है उसके डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं दिए गए। इसी बात पर सुनवाई हुई थी, जिसकी कोर्ट ने कहा कि इनको तमाम चीज़ें दी जाएं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये उनके परिवार को, पत्नी को देना ज़रूरी नहीं है, हमने डिटेन्यू है यानी जो सोनम वांगचुक है उनको वो तमाम ग्राउंड दे दिए थे।
तो अब कोई वजह नहीं बनती थी, क्योंकि इस बीच में न सिर्फ सोनम वांगचुक के भाई ने उनसे मुलाकात की बल्कि खुद गीतांजलि ने उनसे मुलाकात की, तो एक तरीके से तमाम चीज़ें साफ हो गई थी। तो इस ग्राउंड पर आगे इस याचिका की सुनवाई नहीं हो सकती थी। इस वजह से आज जो नया ग्राउंड निकल कर सामने आया वो ये आया कि सोनम वांगचुक जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहती हैं, यानी कि उनके खिलाफ जो NSA लगाने का ग्राउंड है उसको जो चैलेंज करना चाहते हैं, उसको लेकर जो है वो उसमें देरी हो रही है, क्योंकि जब गीतांजलि 11 तारीख को उनसे मिलने गई थी तो वो नोट्स उनको नहीं दिए गए थे। ये वही नोट्स हैं जिसके बारे में आप पूछ रही हैं। ये जो अदला बदली है ये वही जो नोट्स हैं ये उनको दिए गए हैं, और ये इस नोट्स में जो ग्राउंड बनाए गए हैं सोनम वांगचुक ने, उन तमाम चीज़ों को जो है गीतांजलि के पास रहेंगे। उसके अलावा अब जो ग्राउंड है उसको आगे जो है गीतांजलि चैलेंज जो है वो करेंगी। तो यही वजह है कि कपिल सिब्बल को अपनी इस पिटीशन में अब जो कि हैबियस कॉर्पस पिटीशन थी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, और अब जो है ग्राउंड को जो ग्राउंड बनाया गया है उनको सीधे तौर पर चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो कई बातें इंपॉर्टेंट इसमें हुई हैं, क्योंकि कल सरकार की तरफ से 2 हलफनामे दाखिल किए गए थे। एक हलफनामा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डीएम की तरफ से दाखिल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे पास उचित कारण है, लेकिन वो कारण क्या है वो तमाम चीज़ों का जिक्र नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थे। दूसरी एक बात ये कही गई थी, सोनम वांगचुक ने अपने जो NSA लगाने के ग्राउंड है उनको चैलेंज नहीं किया गया है, यानी कि इसी देरी की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। और साथ ही साथ एक बात और भी जो है इसमें जो है कही गई कि सोनम वांगचुक जो है उनको जो है तमाम चीज़ें जो है पहले ही बता दी गई थी। अब सोनम वांगचुक जो है इस पूरे मामले में देरी कर रहे हैं, तो अब इसमें जो सीधे तौर पर पिटीशन जो है उसको अमेंड किया जाएगा, और अगली तारीख पर जो है वो तमाम ग्राउंड उनको चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि हमने कई बार देखा है पुलिस किस तरीके से काम करती है, तफ्तीशी एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं, वो सबूत जुटाती हैं, लेकिन उसमें कई बार जो है जो वीडियोस होते हैं उसमें आगे का पीछे का अलग होता है। इन तमाम चीजों को जो है वो उसका जिक्र जो है गीतांजलि कर रही थी कि हम उन तमाम चीजों को इंतजार भी है 29 तारीख का। उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा सी बातचीत नहीं हुई, हमने सुना उनकी तरफ से जो कहा गया था, लेकिन अब 29 तारीख को क्या कुछ होगा, और उन्होंने कहा अमेंडमेंट हमने किया, और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहेगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमें जानकारी देते रहिएगा। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पेट सपा सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा, और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का। सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया, और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बडगाम और नगरोटा में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया है, जबकि नगरोटा से देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि नगरोटा से जो देवयानी राणा उम्मीदवार हैं, पिछली बार उनके ही पिता देवेंद्र राणा वहां से जीते थे। ये सीट पर वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन बडगाम सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया गया है। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, एनसी सीट पिछली बार इस सीट से जीती थी एनसी पार्टी, माफ कीजिएगा, और वहां से उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी। लेकिन फिलहाल आगा रहुल्ला की नाराजगी वहां से चल रही है। उनका कहना है कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा वहां से। उसके बाद कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। देवयानी राणा की अगर हम बात करें, नगरोटा से उन्हें उतारा गया है। देवयानी राणा दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व विधायक थे। देवेंद्र के निधन के बाद पार्टी ने सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए देवयानी को चुना है, और जनवरी 2025 में उन्हें जम्मू कश्मीर में BJYM यानी कि भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो उनके पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकेत था। सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्णय लिया गया। नगरोटा में
और भी दावेदारों जैसे नंदकिशोर शर्मा, अनिल शर्मा के बीच देवयानी का चयन युवा चेहरे और पारिवारिक कनेक्शन पर आधारित है और वो निधन के बाद से लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रही हैं। वहीं अगर आगा सैयद मोहसिन की बात करें तो वो बड़गांव के वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं और शिया समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। कश्मीर घाटी के इस क्षेत्र में शिया आबादी बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उन्होंने उसे चुना है। मोहसिन ने हाल के वर्षों में केंद्रीय कश्मीर में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी का मानना है कि वो स्थानीय मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखते हैं और उपचुनाव में चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में बीजेपी की मौजूदगी में उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकेत देकर और रणनीति बनाकर ही प्रत्याशियों को चुना जाता है और ऐसे में नगरोटा सीट से देवयानी राणा को टिकट देना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि पिछली बार इन्हीं के पिता ने वहां से जीत दर्ज की थी। और बड़गांव सीट से आगा सैयद मोहसिन, जो कि क्योंकि आबादी शिया समुदाय की ज्यादा है, वहीं से वो ताल्लुकात रखते हैं, तो उसे देखकर इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर देवयानी राणा ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वो नगरोटा के उम्मीदों पर खरी उतरेंगे। राणा, जिनको आज नगरोटा से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, देवयानी जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आज आपको ये मैंडेट मिला है, क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, श्रद्धेय माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब का, राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, राज्य के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, श्रद्धेय माननीय श्यामलाल शर्मा साहब का, श्रद्धेय एलओपी सुनील शर्मा साहब का, श्रद्धेय माननीय भारत भूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी बनाकर हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है। इनके नेतृत्व के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, हम एक बार फिर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और जिस तरह से माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से ये सीट निकाली थी, हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर वोटिंग सदस्य हमें आशीर्वाद देगा और ये हम एक बार फिर ये जो सीट है सबसे हाईएस्ट मार्जिन। क्योंकि मुझे याद है 11 महीने से लगातार आप, जब से देवेंद्र राणा जी की देहांत हुआ तब से लगातार आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रवास कर रही है, वहाँ घर घर जा रही है, तो आपकी क्या मेहनत पहले से रही है और किस तरह से आपने लोगों को समझाने की कोशिश और मास कॉन्टैक्ट किस तरह से इस्टेब्लिश किया आपने? जी, राणा साहब कहा करते थे कि नगरोटा का हर घर मेरा घर है, नगरोटा का हर परिवार मेरा परिवार है। और हमें बहुत खुशी महसूस होती है आपको ये बताते हुए कि आज तक जब हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के घर घर गए तो आज तक हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी बेगाने के घर में गए हैं। हमारी जितनी भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जितने भी बहनें हैं, माताएं हैं, जितने भी युवा हैं, उन सब ने हमें गले लगाकर हमें आशीर्वाद दिया है और हमें ऐसा अक्सर लगा है कि शायद श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कितना कठिन है और क्या चैलेंजेस आपको लगता है? आप कैंडिडेट हैं और उस पार्टी की जिसने आपको बड़ा एक भरोसा आप पे जताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी उम्मीदवार थे, आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है और उस पर खरा उतरने के लिए आप क्या कितनी कोशिश करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय समाज की सेवा करने में कर्मठ रहता है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब ने एक सपना देखा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से चमकाना है कि पूरे भारत देश में एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, तो उस तरह से ही हम उनका जो है एक सपना पूरा करेंगे और सपना साकार करेंगे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लास्ट में अगर आप चुन के आती हैं तो आपका प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेन फोकस क्या रहेगा, 1 2 3 करके?
देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हर जो हमारी 49 पंचायतें हैं, हर पंचायत की अपनी एक यूनिक चैलेंजेस रहती हैं। हमारी टोपोग्राफी भी हर इलाके की अलग अलग है। तो हमने हर पंचायत में जाके बड़े बुजुर्गों से बात की है, औरतों से बात की है, युवाओं से बात की है, और एक जिस तरह से राणा साहब ने एक मास्टर प्लान बनाया था, उन्हीं के मास्टर प्लान के साथ जोड़कर हमने करंट स्थिति का एक जायजा लिया है, और हमें उम्मीद है कि सबके जितने भी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उस पर खरे उतरेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।